हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल एबीसी एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 9th सोशल साइंस इंग्लिश मीडियम में जो पेपर आया यूनिट टेस्ट 4 का पूरा पेपर सॉल्यूशन आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप में से बहुत सारी स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर 9th के अंदर सोशल साइंस का भी सॉल्यूशन बनाइए, तो कल रात से ही हमारी प्रोसेस चालू थी और अब जाके कंप्लीट हुई है, तो आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए से। सेक्शन ए में हमको सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, विच राइट कंसिडर एज अ सोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बाय डॉक्टर अंबेडकर। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे डी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, हु सेड द फॉलोइंग लाइन। यहाँ पे एक लाइन दी है, वो किसने कहा है, फ्रीडम इज माई बर्थ एंड आई विल अचीव इट एनी हाउ। तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में है, दिस इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इन द वर्ल्ड। एरिया वाइज के हिसाब से इंडिया का जो रैंक वर्ल्ड में कौन से नंबर पे आता है, वो है 7th। राइट, ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे ट्रू फॉल्स बताना है। वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो ये ट्रू है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, हु प्रेजेंट द बिल इन अ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बिल कौन प्रेजेंट करता है, फाइनेंस मिनिस्टर। आंसर है फाइनेंस मिनिस्टर। अब बात करते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में हमको यहाँ पे दिया है, व्हाई डिड गांधी जी कॉल रोलेट एक्ट एज अ ब्लैक लॉ। गांधी जी ने रोलेट एक्ट को ब्लैक लॉ क्यों कहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा दिया है, विद द व्यू ऑफ सप्रेस द माउंटिंग डिसकंटेंट अमंग द पीपल ऑफ इंडिया द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनेक्टेड द रोलेट एक्ट इन 1919 में रोलेट एक्ट लाया था। बेसिकली इसका मकसद क्या था रोलेट एक्ट का, मैं सिंपल शॉर्ट बता देता हूँ कि उस टाइम पे सारी पावर किसके पास थी, ब्रिटिशर के पास थी। तो उनके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता था, उनके खिलाफ कोई कुछ बोलता था, तो वो उन्होंने ये एक्ट बना दिया था कि अगर उनके खिलाफ कोई भी बोले, उनके खिलाफ खड़ा हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच अपना बताए, कोई भी बोले कुछ भी, तो वो क्या कर देते थे, उसको जेल में डाल देते थे। तो ये रोलेट एक्ट बेसिकली इसी तरीके से, मतलब सरकार के खिलाफ उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा पाता था, इसके लिए गांधी जी ने इसे ब्लैक लॉ बोला था। उसके बाद 7 क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाई डू वी नीड फंडामेंटल राइट्स। हमें फंडामेंटल राइट्स क्यों चाहिए, ताकि हम बेसिकली अपना जो लाइफ है वो इजीली फ्रीडम तरीके से एक्सपेंड कर सके, ठीक है। इसके लिए हमको ये फंडामेंटल राइट्स की जरूरत है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप पॉइंट्स को पढ़ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया, फंडामेंटल राइट्स आर दोज ह्यूमन राइट्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड एंड guaranteed by the state. These rights are incorporated in the constitution and enforced by the judiciary. Fundamental rights are essential for the development of a personality of every individual. ठीक है, ये सभी के लिए है। Thus enable very individual to live a life of self respect, dignity. सब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी से अपनी लाइफ को स्पेंड कर सके, जी सके, उसके लिए राइट बनाया जाता है। पीपल कैन लिव पीसफुली, लोग पीसफुली जी सके, प्रॉस्परस ऑफ लाइफ बाय द अवेलिंग ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। पीसफुली सब एकदम शांति से अपना जीवन जी सके, उसके लिए फंडामेंटल राइट्स आर द फाउंडेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, गिव द रीजन राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। राज्यसभा परमानेंट हाउस क्यों है। तो द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर। राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो 6 ईयर में इलेक्ट होते हैं, मतलब राज्यसभा का इलेक्शन हर 6 साल में होता है। हाउएवर द 1/3 ऑफ द इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 years एंड मेनी मेंबर्स न्यू मेंबर्स आर इलेक्टेड। यहाँ पे 1/3 मतलब जितने भी वहाँ पे टोटल मेंबर्स होंगे, टोटल मेंबर्स में से 1/3 मेंबर्स हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं और उसकी जगह न्यू मेंबर्स आते हैं। उनका इलेक्शन 6 साल बाद होता है, लेकिन 1/3 हमेशा 2 साल में रिटायर हो जाते हैं और उसकी जगह नए मेंबर्स आते हैं। द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द राज्यसभा। प्रेसिडेंट डिसॉल्व नहीं कर सकते राज्यसभा को, तो इस तरीके से उसको हम बोल सकते हैं कि राज्यसभा इज अ परमानेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, हाउ मेनी पेनिनसुलर प्लेट्स आर देयर। तो कितने हैं पेनिनसुलर प्लेट्स, ये 7 है, ठीक है। एक पैसिफिक, फिर नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, फिर उसके बाद यूरेशियन, अफ्रीकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन और एंटार्क्टिका। उसके बाद 10th क्वेश्चन की, इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री विद हाउ मेनी कंट्रीज, गिव देयर नेम्स। इंडिया की जो बाउंड्री है, मतलब इंडिया के जो नेबर्स कंट्री है उसके बारे में हमको लिखना है।
तो इंडिया इज कनेक्टेड ऑन इट्स लैंड बाउंड्रीज टू पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है, वो कौन सी साइड में है, नॉर्थ और वेस्ट साइड में, मतलब नॉर्थ और यहाँ पे वेस्ट साइड में है। उसके बाद टू चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, ये नॉर्थ और ईस्ट साइड में है, विद बांग्लादेश एंड म्यांमार ईस्ट साइड में, बांग्लादेश और म्यांमार, ये सब इंडिया की नेबरिंग कंट्री है जो उसकी बाउंड्रीज को टच करती है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में 11th क्वेश्चन, राइट अबाउट द फॉलोइंग फॉरेन रेवोल्यूशनरीज। सबसे पहले लाला हरदयाल। लाला हरदयाल, द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग लीडर नेम्ड एज अ गदर पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय लाला हरदयाल इन अमेरिका। ठीक है, ये फॉरेन में इन्होंने अपना रेवोल्यूशन किया था लाला हरदयाल ने। उसके बाद आता है मैडम कामा का नाम। मैडम कामा वाज द कोऑर्डिनेटिंग रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन द पेरिस, फ्रांस। इन्होंने पेरिस और फ्रांस में अपनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी किया था। शी फॉर द इंडियन फ्लैग, और इन्होंने एक इंडियन फ्लैग बनाया था, आपके बुक में दिया होगा वो इंडियन फ्लैग, एट द स्टटगार्ट जर्मनी इन 1907 बिफोर द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो ये भी फॉरेन रेवोल्यूशनरीज हैं। उसके बाद लास्ट आता है, उसके बाद आता है मगनलाल धिंगरा। आंसर तो इसके अंदर आपको लिखना है मगनलाल धिंगरा एसेसिनेटेड विलियम्स वाइल। इन्होंने विलियम्स वाइल को किल किया था। ठीक है, मगनलाल धिंगरा वाज द इंडियन रिवोल्यूशनरीज एंड द प्रो इंडिपेंडेंस एक्टिविटीज वाइल स्टडीइंग इन इंग्लैंड। ही असैसिनेटेड विलियम हर्ड क्रॉन्स वाइल अ ब्रिटिश ऑफिशियल। ये ब्रिटिश ऑफिशियल था, उसको इन्होंने क्या कर दिया था, किल कर दिया था। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ ए इंडियन सिटीजन। हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं उसके बारे में हमें बताना है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है बेसिकली, कि इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड हैविंग रिच कल्चर एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज। हमारे पास बहुत सारी हिस्टोरिकल हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज है, रिच हेरिटेज है, तो उस सब को हमको बचाना है, ये हमारी ड्यूटी है। द हेरिटेज प्लेस आर द मिरर ऑफ आवर कल्चर बिफोर द वर्ल्ड। वो हमारे लिए क्या बन जाता है, एक मिरर बन जाता है, वो हमारी एक अच्छी छवि पूरे वर्ल्ड में दिखाता है। So we should create awareness among the people not to cause damage to place of culture and historical significance। तो हमको लोगों में अवेयरनेस फैलानी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि हमारी ये जो हिस्टोरिकल और ये जो कल्चरल हेरिटेज है उसको वो नुकसान ना पहुंचाए। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। causing damage of these places is the conscionable offense. We should refrain from the committing this heinous offense। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारी ड्यूटीज़ है। इसके अलावा कुछ और भी बहुत सारी ड्यूटीज़ आती है नॉर्मली, आपको बेसिकली इतना ही लिख दो तो आप चलेगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, हम सेक्शन डी, लास्ट क्वेश्चन 13, राइट एन ऑर्डर ऑन स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर के बारे में लिखना है। ठीक है, तो ये मैं और वाला सम यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, तो अगर आपको चाहिए और वाले सम तो और आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे और वाले सम नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्टली मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। फर्स्ट का, द स्पीकर ऑफ यहाँ पे दे दिया आपको, द स्पीकर इज द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। ही शी कुछ भी हो सकता है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। कंडक्ट द बिजनेस इम्पार्शियली अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। He, she allocated time to ruling party and opposition parties for the discussion. His, her ruling regarding any point of order is the final and cannot be a change। उसका order जो होता है वो final होता है और वो change नहीं हो सकता। When the members dispute the speaker's ruling, he, she give the warning. However, if the member persists with the unruly conduct, the speaker ask them to leave the house. If they do not obey, the marshal of a house is summoned to the physically remove the members out of the house। ठीक है, अगर कोई भी मेंबर्स वहाँ पे डिस्प्यूट करता है या तो फिर कुछ ऐसा कुछ गलत बात कह देता है, तो वो ये जो स्पीकर है लोकसभा का वो उनको बाहर भी निकाल सकता है, बाहर निकाल सकता है, उनको गेट आउट कर सकता है हाउस से। He can suspend the members from the house from the for specific duration, और उनको सस्पेंड भी कर सकता है for the specific duration, मतलब कुछ टाइम के लिए। तो ये था हमारा पेपर सॉल्यूशन, आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।